आज बात होगी इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इतिहास प्राचीन काल से लेके अब तक की घटनाओं का एक संग्रह है और उस संग्रह में सभी के अपने अपने विचार हैं और इस संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे नाम हैं जो अपने अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए। तो प्राचीन काल में बहुत सारे नाम हैं। अशोक है, सिकंदर है, चाणक्य है, कालिदास है, हर्षवर्धन है, मोहम्मद गौरी है, पृथ्वीराज चौहान है, शिवाजी हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं और भी अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐतिहासिक कार्य किए और वो सब इतिहास का हिस्सा बन गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को निचोड़ करके एक परिभाषा बनाई गई है और उस परिभाषा पर सभी के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो आज हम समझेंगे इतिहास क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। तो इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये तो मानव सभ्यता के विकास की एक क्रमिक और वैज्ञानिक व्याख्या है। अतः इसकी परिभाषा को समझना और अलग विचारधाराओं के दृष्टिकोण को जानना अत्यंत आवश्यक है। इतिहास की सामान्य परिभाषा। मूल अर्थ सरल शब्दों में अतीत की महत्वपूर्ण अर्थात विशेष और वास्तविक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण ही इतिहास है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है। अतीत शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतिहास में जो घटना हो जाती है वो निश्चित रूप से वैसी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अध्ययन का दायरा। इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानी तक सीमित नहीं, बल्कि ये मानव समाज, सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं विचारों के क्रमिक विकास का विस्तृत अध्ययन है। तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। साक्ष्यों पर निर्भरता। इतिहास पूरी तरीके से पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसके बिना इतिहास मिथक या कथा कहलाता है। तो इतिहास में साक्ष्य ही उसकी आधारशिला है। बगैर साक्ष्यों के इतिहास नहीं होता और कपोल कल्पना का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास की परिभाषा। इतिहास का प्रमुख उद्देश्य उन घटनाओं को स्मृति से ओझल होने से बचाना है जो मनुष्य द्वारा की गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। उनका इस परिभाषा के संबंध में दृष्टिकोण क्या है। हेरोडोटस का मानना था कि इतिहास की घटनाओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे सीख सकें, ताकि हमें पता रहे कि अतीत में हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ें इतिहास का बहुत विशेष पहलू दर्शाती हैं। इसी प्रकार से E.H. कार के अनुसार इतिहास की परिभाषा है। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में बताया कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाली एक निरंतर अंतहीन प्रक्रिया है। ये वर्तमान और अतीत के मध्य एक अनवरत संवाद है, यानी अतीत की जो घटनाएं हैं उनको हम अपने अनुसार जज करते हैं कि वो घटना कितनी सही थी या कितनी गलत थी। तो E.H. कार की इस परिभाषा में हमें 2 शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, अनवरत और अंतहीन। आगे बढ़ते हैं हम। तो E.H. कार का जो दृष्टिकोण है वो समझ लेते हैं। E.H. कार के अनुसार इतिहासकार हमेशा अपने वर्तमान के दृष्टिकोण और परिस्थितियों के आधार पर ही अतीत की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं इसी में लियोपोल्ड वॉन रांके। तो इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लियोपोल्ड वॉन रांके को, जिनको हम कभी कभी रांके भी बोलते हैं, वैज्ञानिक इतिहास के जनक हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतिहास के जनक हेरोडोटस और वैज्ञानिक इतिहास के जनक रांके के अनुसार इतिहास का कार्य अतीत को केवल वैसा ही दिखाना है जैसा कि वह वास्तव में था, यानी कि जो जैसा था उसे वैसा ही बताना है।
ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो रांके के इस दृष्टिकोण में हम देखेंगे रांके ने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता और शुद्ध साक्ष्यों के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया। स्पष्ट रूप से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कपोल कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि एविडेंस है तो वो इतिहास है, एविडेंस नहीं है तो वो इतिहास नहीं है। जी.एम. टैबरलियन इसके अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है, यानी कि इतिहास एक कहानी ही है जो बिल्कुल नहीं बदलती। तो वे इतिहास के साहित्यिक और वर्णनात्मक पहलू पर बहुत अधिक बल देते थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में। R.V. कॉलिंगवुड, तो R.V. कॉलिंगवुड ने कहा है इसके R.V. कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि जिसके जैसे विचार उसका वैसा इतिहास। और कार्ल मार्क्स महोदय के अनुसार अब तक का समस्त ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कुछ इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक कथन भी हैं। हेरोडोट्स के अनुसार इतिहास मानव के कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन है। हैगल के अनुसार विश्व इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति है। हैगल की दूसरी परिभाषा है इतिहास विश्वात्मा के आत्मविश्वास की प्रक्रिया है। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार मानव बुद्धि का विकास धार्मिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। रांके ने एक नई परिभाषा भी दी है इसमें अलग। इतिहास का उद्देश्य ये दिखाना है कि वास्तव में क्या हुआ था, यानी कि इतिहास से हमें ये पता चल जाता है कि अतीत की घटनाओं में क्या हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांके ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक युग ईश्वर के समक्ष समान है। और इसी दिशा में एक हमारे अन्य इतिहासकार हैं क्रोचे, और क्रोचो ने कहा है कि इतिहास जीवित अतीत है। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें मैं और परिभाषाएं वापस और ऐड करके आगे एक नया वीडियो बनाऊंगा। और आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतिहास की जो अनछुए पहलू हैं उनको आपको समझना है। वर्तमान में हम आपको प्राचीन भारत के बारे में विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना करके भेजेंगे। और प्राचीन भारत में सबसे पहले हमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। पाषाण काल में हमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना है। और इन तीनों कालों में जो मानव जीवन की स्थिति है, जो उनका रहन सहन है, वो बताना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव जीवन नगरीय सभ्यता में आ गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का जन्म होता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता भारत के इतिहास में 1000 वर्ष तक रही। और वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और इसी काल में राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, जिसमें हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। उसके बाद नंद वंश आया। और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ मौर्य वंश को स्थापित किया और नंद वंश का अंत किया। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर भारत आता है। और मौर्योत्तर भारत के बाद भारत में गुप्त वंश का उदय होता है। गुप्त वंश भारत में एक गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त जैसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने गुप्त वंश को गोल्डन एरा के रूप में बदल दिया था। इसके बाद हर्षवर्धन का युग आता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूत काल आ जाता है। और राजपूत काल भारत में 500 वर्षों तक रहता है। और राजपूत काल के अंतिम समय में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी भारत आते हैं। और उनके बाद ही भारत में 500 वर्षों तक मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। और बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वजूद स्थापित करती है। और प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले एक व्यापारिक शक्ति के रूप में भारत आई थी, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। और इस तरीके से एक नई शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती है, जिसे 1947 में भारतीय राजनेताओं ने संघर्ष के द्वारा देश से बाहर निकाल दिया था। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं स्टेप बाय स्टेप्स बना करके आपको भेजूँगा। आप मेरे वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे परफॉर्मेंस के लिए
अच्छे स्टार्स दीजिएगा और गुड थम ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।